नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। इथियोपिया का हाईली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 10,000 साल बाद फट गया है। इस विस्फोट के दौरान राख का विशाल गुब्बार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में उठ गया, लेकिन इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी देखने को मिल रहा है। राख के बादल की वजह से एयर इंडिया और आकाशा एयर के कई उड़ानें जो हैं उन्हें रद्द करना पड़ गया है। डीजीसीए ने तुरंत एडवाइजरी जारी करके एयरलाइंस को राख वाले इलाकों से दूर उड़ान भरने को कहा है। आईएमडी का कहना है कि यह राख चीन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कुछ घंटों के लिए गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा यानी उत्तर भारत के कई इलाकों के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी दूर से उड़कर राख भारत तक कैसे पहुंच रही है, जिसे ऐश प्लूम कहा जा रहा है, और क्या ये भारत की हवा और मौसम के लिए बड़ा खतरा है, और आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। इन सब सवालों को समझने के लिए हम आज बात करेंगे एवीएम जीपी शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं मीटियोरोलॉजी क्लाइमेट से। बहुत बहुत स्वागत आपका सर टीवी9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये ऐश प्लूम क्या है, और इथियोपिया से ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये भारत तक इसका असर इतनी दूर कैसे देखने को मिल रहा है? देखिए, दो डिजास्टर जो विदाउट एनी नोटिस स्ट्राइक करते हैं, उनमें एक है अर्थक्वेक, दूसरा है वोल्केनो। बाकियों में शायद हमें थोड़ा बहुत समय जरूर मिलता है, इंडिकेशन होती है, लेकिन ये दो ऐसे हैं, कोई इंडिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं, कोई सब। तो ये लगभग 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया इसको। संडे को वोल्केनो इसका इरप्शन हुआ था। और देखिए, ये एक तो जैसे आपने बताया, तो लगभग 12,000 साल बाद इसका इरप्शन हुआ है इस वोल्केनो का। इट वाज लाइक डॉर्मेंट, मतलब कभी एक्टिव देखने को मिला नहीं। हालांकि यहाँ पे जहाँ पे ये वॉल्केनो है, एक बहुत ही एक्टिव रेंज है, एक्टिव चेन है वॉल्केनो की उस एरिया में, अफ्रीका में। उसमें जैसे इसके बगल में ही एक और 15 किलोमीटर की दूरी पर ही एक दूसरा है, एटुएल वॉल्केनो है, बहुत एक्टिव है। आए दिन देखो उसमें इरप्शन होती रहती है, लेकिन क्योंकि इसकी इरप्शन बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हुई है, और ऐसा हमेशा देखने में आया है, जो जनरली स्टेट ऑफ इनएक्टिव में रहता हो कोई ऐसा ज्वालामुखी, जब वो इरप्ट करता है तो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि इसका है। हो सकता है उसके अंदर इतनी समय से एनर्जी जो है एक्यूमुलेट, इकट्ठी होती रहती है काफी समय से, और जब वो इरप्शन होता है तो ऐसे है जैसे कि किसी उसकी लिड जो है हट गई हो, उसका ढक्कन जो है हट गया हो, तो उसके कारण इतना जबरदस्त इरप्शन, जो कि 25,000 30,000 फुट तक की और उससे भी ऊपर तक उसका ऐश प्लूम जो है देखने को मिला है। इसके कारण काफी डिस्ट्रप्शन हुई है, जैसे आपने बताया कि एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट है इस पे ऊपर, और उसके कारण आम लोगों पे भी जो सफर करेंगे या करते हैं या कर रहे होंगे, उनको भी इसका असर देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ समय की बात है कि आज कल में ही खत्म हो जाएगा। इसका थोड़ा कुछ समय ज्यादा तक, कुछ दिन तक हो सकता है, कुछ एक सप्ताह तक भी इसका असर देखने को मिले। हाँ, शिफ्टिंग पॉकेट्स जरूर रहेगी वॉल्यूम की और या वॉल्केनो ऐश की, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि मीडियम ही ऐसा है, हवा है। रफ्तार, लगभग हवा की रफ्तार उस हाइट पे 100 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटा, 100-150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस रफ्तार से जब उसको प्लूम ऐश जो है ड्रिफ्ट होगी, तो काफी स्थानों पर पहुंचेगी। और जैसे कहा, अफ्रीका वहां से लेके हमारे ऊपर, दिल्ली के ऊपर या उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है, वहां तक पहले ही पहुंच चुकी है। हालांकि हमें उसका अंदाज नहीं लगता है, क्योंकि नेकेड आई से देखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन है जो ट्रोपोस्फेरिक लेवल है लगभग 25-30-35,000 फुट की ऊंचाई तक, उसमें ये हमें ऐश का प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, ये जो राख है ये नॉर्थ इंडिया के, आपने भी जिक्र किया कि अफ्रीका से होते हुए इस दिशा में आ रही है, तो जो मॉडल्स दिखा रहे हैं ये कितनी मात्रा में है राख, और
जो नॉर्मल धूल भरी आंधी होती है उससे ये कितना डिफरेंट है और कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? स्केल की बात करें तो एक लार्ज स्केल है वॉल्केनिक इरप्शन जो है, और जो आम एक हम जिसकी बात करते हैं डस्ट स्टॉर्म है या थंडरस्टॉर्म है, उससे कई गुना ज्यादा इसका इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसा कि कहा कि जब भी कोई वॉल्केनो इरप्शन होती है तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड में होके उसके बाद बंद हो जाता है। कई बारी तो वो इरप्शन काफी समय तक चलती रहती है, काफी देर तक चलती रहती है। अभी अभी तो जहां पे ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, हालांकि अभी कोई ऐसी खबरें नहीं है कि अभी तक भी वहां कोई ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन काफी जबरदस्त इरप्शन था। और उसके कारण रेड सी से होते हुए ये जो पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, या ओमान यमन रीजन, यमन रीजन, अरब सागर जो हमारा उत्तरी अरब सागर है, उससे होते हुए ही ये हमारे क्षेत्रों पे जो मैदानी भाग है उत्तर भारत के, उसमें प्रभावित है। और उस अभी यही नहीं, ये उसके साथ हवा के साथ साथ ये और आगे बढ़ने की संभावना जरूर रहेगी। जितने हमारे गांगेय क्षेत्र हैं उत्तर जी। प्रदेश के, और उससे आगे भी जो बिहार पश्चिमी बंगाल और इन क्षेत्रों तक भी धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने की संभावना जरूर बनी रहेगी। कोई क्विक क्लियरेंस कहें तो वो अभी शायद पॉसिबल ना हो जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा क्विक क्लियरेंस अभी शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जो राज्य जिन पर असर की आपने भी बात की, गैंगेटिक प्लेन्स है या नॉर्थ इंडियन जितने भी प्लेन्स हैं वहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ बदलाव मौसम में इसकी वजह से आ सकता है? देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए, उसका मतलब है कंटेमिनेशन हो रहा है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स का जो हवा की टॉक्सिसिटी जिसको बात कहते हैं हम, वो बढ़ रही है। तो अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, कंटेमिनेशन हो रहा है, तो उसका असर तो जरूर जरूर देखने को मिलेगा। अ, अच्छी बात सिर्फ ये है कि अभी क्योंकि ये कन्फाइंड है हायर लेवल पर, 20-25-25 हज़ार फुट से भी ऊपर की ऊंचाई तक अभी तक है। और इसका अभी नीचे वाले स्तर पे इसका अभी जो ऐश है, जो प्लूम है, या जो भी डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, जो या दूसरे पार्टिकल है जिसमें कि सल्फर पार्टिकल भी होंगे, ग्लास पार्टिकल होंगे, उसके साथ साथ जो क्योंकि माउंटेन्स है वहां पे उसके रॉक पार्टिकल्स भी होंगे। ये सब अल्टीमेटली कुछ ना कुछ समय पाके ये नीचे आएंगे, नीचे ही बिल्कुल। सेटल होंगे। अभी क्योंकि हवा तेज है, और उन जो जिस लेवल पे ये प्लूम जो है ऐश पे चल रही है, वहां पे तापमान बहुत कम है। लगभग हो सकता है -20, -25, -30 डिग्री तक हो। हवा बहुत रेरिफाइड होती है उन लेवल्स पे। मतलब वहां आपको कोई दूसरे पार्टिकल देखने को नहीं मिलते। जी। और इसलिए थोड़ा मुश्किल इसलिए भी पैदा हो जाती है कि वहां तो रेरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसके साथ साथ तापमान बहुत कम है। और उस सब के चलते जो है थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इसकी बढ़ जाती है। इसका जरूर हमें देखने को मिलेगा, इसका असर देखने को मिलेगा। और जो हमारे निचले जो स्तर हैं, निचले लेवल हैं एयर पोल्यूशन के, हालांकि हो सकता है डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन इमीडिएट तो पॉसिबल ना हो, क्योंकि जो पोल्यूशन अदरवाइज है, जो हम AQI की बात करते हैं निम्न जी। स्तरों में, उसमें उसमें तो जो उसकी एक्सटेंट जमीन से लेके लगभग 2-3 हज़ार फुट तक ज्यादातर इसी लेवल तक रहती है, उसके ऊपर बहुत कम। 5 हज़ार फुट की बात करें तो बहुत ज्यादा उसका असर कम हो जाता है। और ये जो प्लूम है ऐश का, वोल्केनिक ऐश का, ये तो लगभग 25 हज़ार फुट या उससे ऊपर है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होने के इसके चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली तो ये डिसेंड होगा, ये सेटल तो हो जाएगी आज कहीं ना कहीं। और जब ये नीचे आएगी तो उसके साथ जो एग्जिस्टिंग पॉल्यूटेंट है जो लो लेवल में, उसके साथ जब मिक्स होगा तो हो सकता है हमें इसका असर जरूर उस वक्त देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल, आपकी बातों से मतलब ये कहा जा सकता है फिलहाल, जो अगर मैं दिल्ली एनसीआर का एग्जाम्पल ले लूँ, AQI जो है खराब श्रेणी में है फिलहाल, इस वॉल्केनिक ऐश या ऐश प्लूम का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता नहीं दिख रहा है। लेकिन जब चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो हो सकता है कि कंटेमिनेशन की वजह से कोई ना कोई असर देखने को मिले। दुष्प्रभाव ही देखने को मिलेगा। थिंग्स विल गेट वर्स ओनली। कोई इससे इससे फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है। पहले ही जैसे हम जानते हैं कि ये तो कई जगह गंभीर श्रेणी में भी है, हजार्डस कैटेगरी है, जी। सीवियर तो है ही है। तो
उसमें कोई ऐसा ऐसा कोई उम्मीद नहीं ऐसी लग रही कि इससे कोई फायदा होगा। नुकसान तो जरूर हो सकता है और उसका समय जरूर लगेगा। हो सकता है ये उस लेवल से जो दिल्ली या उस हमारे क्षेत्रों के ऊपर जो अभी प्लूम ऑफ है ऐश का, वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाए, ड्रिफ्ट होके आगे वाले क्षेत्रों में चला जाए। क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास नहीं है। आप उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जो इंडो गंजेटिक प्लेन, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगह ही पोल्यूशन लगभग लगभग उसकी स्थिति बहुत खराब श्रेणी में है। जी खराब से बहुत खराब श्रेणी में। तो चाहे डायरेक्टली हमारे ऊपर, दिल्ली के ऊपर शायद इसका असर ना देखने को मिले, लेकिन आगे ट्रेवल करते करते जब उसका डिसेंट जरूर करेगा, नीचे आएंगे ये पार्टिकल, तो उन क्षेत्रों में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था मौसम विभाग की ओर से, शायद कहा जा रहा है कि 7:30 आज शाम 7:30 बजे तक ये जो ऐश प्लूम है मेजॉरिटी ये चाइना की तरफ हवाओं की वजह से चला जा सकता है। लेकिन आपके हिसाब से पूरा साफ होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, अच्छी बात सिर्फ उनके लिए ये है कि हमारे पास एक वॉल है, हिमालयन वॉल, वेरी टॉल वॉल ऑफ हिमालय। तो इतने ऊंचे पर्वत है, ऊंचाई 25,000 फुट तक, और उससे ज्यादा कुछ पीक्स तो उससे भी ज्यादा है। जी एक बहुत लंबी सी रेंज है जो कहाँ, काराकोरम रेंज से लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक ये हिमालय, इंक्लूडिंग टिबेटन प्लेटू जो है, बहुत हाई प्लेटू है। बिल्कुल। तो जितनी हाइट ज्यादा, ये ऑब्स्ट्रक्शन है उसके रास्ते में। तो स्थिति उनके लिए थोड़ी बेटर ही कहूंगा, खराब नहीं होगी हमारे से। और ये जो जितनी हिमालयन रेंजेस है, ये ऑब्स्ट्रक्शन बन के उसको उस तरफ जाने से हो सकता रोकेगी, और उसका नुकसान हमें होगा। उनको हो सकता है उसके, उस कंडीशन में थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जितने इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं, अगर ये हिमालयन रेंज के कारण दूसरी तरफ कुछ पार्टिकल नहीं जा पाए, तो वो हमारे ऊपर ही सीमित होकर रह जाएंगे। जी और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कुछ समय पाके ये जितने भी एश पार्टिकल हैं या दूसरे हार्म केमिकल पार्टिकल्स हैं, ये नीचे जरूर आएंगे, डिसेंड करेंगे, और ये नीचे वाली लेयर्स को भी प्रभावित करेंगे। जी। ये जो ऐश प्लूम है या वॉल्केनिक ऐश है, जैसे ही ये इरप्शन होता है, इसके भारत की ओर आने की जो खबरें आती हैं, उसके बाद डीजीसीए की ओर से एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, फ्लाइट्स रीराउट कर दी जाती हैं। तो ये ऐश विमानों के इंजन के लिए कितना खतरा हो सकती है, या एयरलाइंस पर इस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? बहुत जबरदस्त और बहुत ही जो इसको हम कहते हैं कि भयानक जो है स्थिति पैदा हो सकती है इससे, काफी डिजास्टर्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल कितना भी छोटा हो, जो कुछ भी हो, अगर वो इंजन, एरोप्लेन के इंजन में चला जाता है, इंजेस्ट हो जाता है, होगा क्या? क्योंकि वो जो टरबाइन इतनी तेजी से घूम रही है इंजन का जो है, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर होता है तो उसको इंजेस्ट करती है। इंजन एरोप्लेन पे चलता कैसे है? क्योंकि ऊपर जो भी एयर है उसको ही सक करता है, जी उसके कारण ही उसको एनर्जी है। तो उस एयर में ही तो ये पार्टिकल जो है मिक्स हुए होंगे, जिसके कारण ये पूरी ऐश जो है उसके इंजन में चली जाएगी, और वो बहुत उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं इंजन की परफॉर्मेंस के लिए। उसी वक्त एकदम होके शायद पायलट को पता ना चले, पर जरूर उसका असर तो होगा। इसलिए बहुत ही मैंडेटरी है कि जो भी एरोप्लेन उस एरिया के वहां से उड़ान भर के आए हों, या उस एरिया में कभी आज और कल के दिनों में हो, उनकी चेकिंग जरूर हो जानी चाहिए इंजन की, ताकि अगर कोई डिपॉजिट है, हो गए हैं, पॉसिबिलिटी जरूर है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको क्लियर किया जा सके, ताकि किसी भी फर्दर और कोई नुकसान ना हो, उससे हमें बचा जा सके। ये तो एक लाजमी है कि वो इंस्पेक्शन, जो मशीन्स हैं, जो फ्लाइंग मशीन्स हैं, उनकी इंस्पेक्शन एक जरूरी कदम होना चाहिए। पिछले 2 दिन से जो फ्लाई किए हैं उस एरिया में, और जो दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी, और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही एयर ट्रैफिक, एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में, जहां पे भी ये जो एश प्लूम की पहुंच जी हुई है, बहुत ही डेंस एयर ट्रैफिक है। इसलिए सभी एरोप्लेन को इसका एक चेक तो जरूर हो जाना चाहिए कि कोई इंजन में कुछ खराबी या इसके कारण कोई डिपॉजिट तो नहीं हुआ, कोई फॉरेन
पार्टिकल्स तो नहीं आए, उसका रिमूव होना बहुत जरूरी होगा, उसकी सर्विसिंग होनी बहुत जरूरी कदम होगा। जी जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो लोकल वेदर है उस पर अभी शायद देखने को ना मिले, लेकिन क्लाइमेट की अगर बात करूँ, तापमान, धूप या बारिश के पैटर्न में इस जो ऐश प्लूम है, क्योंकि देखिए आपने भी जिक्र किया कि एक वॉल है, हिमालयन रेंज की एक वॉल है, उसकी वजह से शायद ये जो ऐश प्लूम है चीन तक इतना ज़्यादा ना जाए, ज़्यादातर जो है भारत के प्लेन्स में ही रह जाए। तो इससे उन पैटर्न्स पर भी कोई बदलाव संभव है? देखिए, अच्छी बात तो ये होती कि इस वक्त जैसे सर्दी का मौसम है, कोई वेदर सिस्टम अगर होते जिसके कारण कुछ क्लाउड्स होते या कुछ वर्षा हो जाती, कुछ स्नोफॉल हो जाता किन्हीं क्षेत्रों में, उसके साथ तो सेटलमेंट होने की जल्दी जल्दी क्विक जो सेटलमेंट है वो तो उसी के कारण हो पाता। वो ऐसा कोई स्थिति बन नहीं रही, कुछ कुछ उम्मीद नहीं है उन क्षेत्रों में भी, भारत के मैदानी क्षेत्रों में उनमें भी नहीं, और हिमालयन क्षेत्रों में भी कोई इक्का दुक्का छोटी मोटी डिस्टर्बेंस जरूर है, लेकिन उसके कारण कोई इतना फायदा नहीं होने वाला जिसके कारण कि ये एकदम से सेटल हो जाए। तो ये है कि मौसम जो है आजकल सर्दी की वजह से, तापमान की वजह से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। डिस्पर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट जो है, जो जितने ये हानिकारक पार्टिकल है, इसका डिस्पर्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उसमें। और वेदर की वजह से, वेदर इज ए कंट्रोलिंग फैक्टर, अगर एक्यूआई बढ़ जाता है तो उसके लिए भी वेदर कंडीशन ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और अगर वो थोड़ा सही हो जाता है तो उसके लिए भी वेदर कंडीशन ही रिस्पॉन्सिबल है। तेज हवा चल जाए, तेज थोड़ी धूप निकल जाए, उसके कारण डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्टेबल कंडीशन रहे तो उसके डिस्पर्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये तो हाई लेवल पे है, ये तो ट्रोपोस्फेरिक लेवल, और कभी कभी तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब लगभग लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा, जितने एरोप्लेन फ्लाई करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट, उनका जनरली फ्लाइट लेवल जो है 30,000 35,000 फुट और 30-40,000 के फुट के बीच बीच में रहता है। तो ये डायरेक्टली उसी एरिया में, उसी पॉकेट में है जिसमें कि जो प्लूम ऑफ ऐश, वॉल्केनिक ऐश है, उस क्षेत्र में है। मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हवा, जैसे मैंने बताया, पश्चिमी हवाएं होने के कारण ये और आगे उसको ले जा रहा है, और क्योंकि हवाएं बहुत तेज हैं इसके, इसलिए इसका एनवेलप जो है, प्लूम जो है, वो बढ़ रहा है, पहले से कहीं ज्यादा क्षेत्रों में उसका फैलाव देखने को हमें मिल सकता है। जी, जीपी शर्मा जी, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए क्लाइमेट चेंज का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? ये सडन जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये क्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग से हम कनेक्ट करके देखते हैं, तो क्या क्लाइमेट चेंज भी इस तरह के सडन डिसरप्शंस का वजह बन रहा है? जी नहीं, ये ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं जिसका कि अभी तक तो कोई क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं देखा गया। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस, और काफी समय से चल रहा है, और अभी जैसे परिस्थितियां चल रही हैं उससे तो ऐसी संभावना बनी है कि वो तो होता रहेगा। उसके कारण हाँ, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, इंटेंस वेदर इवेंट है, हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट है, उस पर उनका जरूर असर होता है, फ्रीक्वेंट हीट वेव पे होता है, कोल्ड वेव पे होता है। लेकिन ये जिसका मैंने मेंशन किया कि ये एक नेचुरल डिजास्टर इस स्केल के हैं, अर्थक्वेक है या वोल्केनो है, इसका क्लाइमेट चेंज से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप कर पाना अभी तो इस संभव नहीं है। जी। इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। और हालांकि क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज है, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी स्तर पे, जितनी भी हमारे वेदर इवेंट्स हैं, उसमें उसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल सी बात है कि क्या इसका असर हमें इन चीजों पे, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो वॉल्केनो हो, इसके ऊपर भी कुछ देखने को मिल सकता है। क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल सी बात है। जी जी, आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है और ये खबरें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं कि देखिए इथियोपिया में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, राख का गुब्बार आ रहा है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें अगर आप समझाना चाहें ये जो घटना हुई है, आखिरी आपसे 1 मिनट लूँगा मैं, कि किस तरह से आप समझाएंगे कि ताकि वो पैनिक ना करें और इस पूरे मामले को समझ लें?
देखिए ये एक जैसे मैंने बोला कि नेचुरल डिजास्टर है, उसके कारण जो भी सावधानी बरतनी चाहिए एक आम नागरिक को, वो हमें जरूर एहतियात बरतनी चाहिए। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तो आजकल वैसे ही, क्योंकि एक्यूआई जो है बहुत स्थानों पर वेरी पुअर या सीवियर, या कुछ स्थानों पर हैजार्डस कंडीशन पे भी है। लोग जितनी सावधानी बरत रहे हैं, चाहे वो हम मास्क की बात करें, N95 मास्क की बात करें, या एक्सपोजर ना होने दें अपने आप को उन कंडीशंस के लिए, वो इस स्थिति में भी उसका हम लगातार सावधानी बरत के उसका पालन करते रहें। जो हम अदरवाइज एक्यूआई के लिए कर रहे हैं उसको थोड़ा और एक्सटेंड करें और थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि ये घटना जो है वॉल्केनिक ऐश की, जैसे मैंने टाइम फ्रेम बताया, हमें नहीं पता कि एक ही दिन में ये खत्म हो जाएगा और या हमें और 2-3 दिन देखने को मिलेगा, और कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे। हाँ, इतना अंदाज जरूर है कि मौसम के चलते, हवाओं के चलते इसका स्प्रेड बढ़ने वाला है। इसलिए सावधानी इसी में है कि हम अपने बाकी जो प्रिकॉशंस हैं उसको जरूर मेंटेन करें, अपने एक्सपोजर को लिमिटेड सा रखें, जितना कम से कम हो उतना रखें, और एहतियात बरतें उस तरफ में कि जो भी विशेषकर सांस संबंधी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है, तो उनको जरा ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखें, घर के भीतर रहें, और अगर जरूरी है तो फिर बाहर जाना तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, अच्छे वाले मास्क का, N95 मास्क जो है उसका प्रयोग जरूर करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया जीपी शर्मा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और टीवी9 से जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना एक्सपर्ट से कि किस तरह से ये जो इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा है उसका भारत के मौसम पर क्या असर हो सकता है, और किस तरह से अगर सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो क्योंकि देखिए, पैनिक किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इतना कुछ खतरनाक देश के लिए नहीं है ये, लेकिन जिस तरह से जीपी शर्मा जी ने आपको समझाया कि नॉर्मल जो दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, जैसे वो N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल सावधानियां हम आमतौर पर जब एक्यूआई बिगड़ने के बाद उनका पालन करते हैं, वही करें तो बहुत होगा। बाकी आपका कोई सवाल हो, कोई ख्याल हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।